नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान कांग्रेस में जो कलह है और उसको लेकर आपसी गुटबाजी जिस तरह से पिछले लंबे समय से, पिछले कुछ महीनों से, सप्ताह भर से नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों से जिस कदर कांग्रेस पार्टी उलझी हुई है, हिमाचल प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी का हाल कुछ वैसा ही है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ खुली बगावत हमने जोधपुर में 2 दिन पहले चर्चा डिस्कस की थी। झुंझुनू में भी हाल कुछ ऐसा ही है। झुंझुनू में भी कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ बीजेपी नेताओं के बेटे अब कांग्रेस के टच में हैं। डैमेज कंट्रोल उदयलाल आंजना के माध्यम से के चैप्टर में कितना कर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी आज जो गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने काफी कुछ कहा है, कहने की कोशिश की है। कितना उनका संदेश जनता तक पहुंच पाया है, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारा पैनल वरिष्ठ पत्रकारों का, राजीव जैन जी जयपुर से, श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से, और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से और बीजेपी से दोनों प्रवक्ताओं के साथ दोनों ही कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ बीजेपी से है, और कांग्रेस से जुड़ेंगे राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार शर्मा जी के साथ साथ हमारे साथ गुलाब बत्रा जी भी जुड़ेंगे, राजेंद्र मधुकर शेखावाटी से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जुड़े, नहीं तो उनसे करते। कृष्ण कुमार जानू जी, आपसे करते हैं। कलह कांग्रेस में है तो अछूती बीजेपी भी नहीं है। जोधपुर में अब गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ खुली बगावत देख रहे हैं। अजमेर में दिया कुमारी के खिलाफ अनीता भदेल मीटिंग से निकलकर बाहर आ गई। जोधपुर में सांसद के बेटे कांग्रेस के टच में है। चूरू, सवाई माधोपुर, बीकानेर, सब जगह हाल कुछ कुछ ऐसा ही है। आपके पास भी खबरें तो आती होगी कृष्ण कुमार जानू जी। जी मीना जी, राजनीति का स्वभाव है, स्वार्थ पूर्ति अगर कहीं नहीं होती है तो फिर जहां स्वार्थ पूर्ति होती है वहां संपर्क बन जाता है, बना दिया जाता है। जिस प्रकार के स्थितियां कांग्रेस की राजनीतिक रूप से है, आपस में अविश्वास की प्रकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं कहता कि मतभेद नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं है, ये बात सच है। बात पूरी हो गई है। जी मीना जी। मतभेद और मनभेद के उलझाव में उलझा रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के राजकुमार जी को। राजकुमार जी, क्या हो रहा है? उदयलाल आंजना डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है, कितना कामयाब? राजकुमार जी, राजकुमार जी तक ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है। राजीव जैन जी, कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशों में जुटी है। हमेशा देर से जागती है, जब सब कुछ निकल जाता है हाथ से तब वापस बिखरा हुआ है जो उसे समेटने की कोशिश होती है। समेट पाएगी कांग्रेस पार्टी राजीव जैन जी? देखिए, आपने सही कहा, जब सब कुछ बिखर जाता है तब समेटने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि उदयलाल आंजना जी को इन्होंने अनुशासन कमेटी का चेयरमैन बनाया, कन्वीनर बनाया। तो आंजना जी वही हैं जिनका अभी 1 महीने से नाम चल रहा है। जो भाजपा में जाने वाले लोग हैं कांग्रेस के, उनमें प्रमुखता से उदयलाल आंजना जी का भी नाम चल रहा है। और भी कांग्रेस के कई नेताओं के नाम चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कितनों का डैमेज कंट्रोल करेगी कांग्रेस? अब वो इस पद को देने से ही यदि आंजना जी संतुष्ट हो जाएंगे तो बात अलग है। कांग्रेस अलग अलग तरीके से पद भी बांट सकती है नेताओं को, कोई ना कोई कमेटियां बना देगी, किसी को चेयरमैन बना देगी, किसी को क्या करके। लेकिन वो असल में कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है, भाजपा इनसे बहुत आगे है। तो जिन लोगों को ये पद दे रहे हैं या जब प्रमुखता दे रहे हैं उन्हीं को तोड़ लेगी।
भाजपा का तो अभी एक सिक्का चल रहा है जिसको ये कह देना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं इनके इस तरीके के नेताओं को भी तोड़ लेगी। तो कांग्रेस तो अभी मतलब काफी बिखराव की स्थिति में मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में। लोकसभा चुनाव तक तो आप देखना कि काफी बड़े नेताओं जिनकी चर्चाएं चल रही हैं, करीब आधा दर्जन जो पूर्व मंत्री रह चुके, उन सब की चर्चाएं को कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने की है। हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है। कांग्रेस जहाँ कहीं कदम बढ़ाती है, जहाँ राहुल गांधी, जब कांग्रेस इंडिया अलायंस में जब समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी से समझौता कर रही थी, उसी वक्त भाजपा ने अपना एक तीर चला दिया और हिमाचल प्रदेश में टूट करवा दी। ये राज्यसभा चुनाव में जो भी स्थिति बनी जो सबके सामने है, और आज हिमाचल में क्या स्थिति है, और कांग्रेस के कुछ यही नेता कहीं ना कहीं छोड़ ही जा रहे हैं। तो राजस्थान में आप ये निश्चित मानिए चुनाव से पहले और आने वाले समय में भाजपा तो एक कदम अलग अलग तरीके से बढ़ाती है। वो किस तरीके से धमाके करेगी, इनके कौन किस तरीके के नेताओं को वो ले जाएगी। अंजना जी का यदि अभी अंजना जी यदि चले जाते हैं भाजपा में, तो कांग्रेस के नेता या इनके डोटासरा जी जैसे मालवीय, महेंद्र जी मालवीय के समय कहा था कि उनका तो असर ही नहीं है, अब कह देंगे कि अंजना जी का या दूसरे जो नेता जाएंगे उनका कोई असर ही नहीं है। असर नहीं है तो फिर आप उनको महत्व क्यों दे रहे हो? डैमेज कंट्रोल की स्थिति में आप उनको क्यों ला रहे हो? आपको जब संदेह है कि ये जाएंगे, बाद में जाने के बाद ये इनके बयान यही आएंगे कि हमें तो मालूम था कि इनका ये है वो है, लेकिन वो अलग चीज है। अब जहां तक आपने भाजपा का जिक्र किया, भाजपा भी कोई अछूती नहीं है, वहां भी जगह जगह इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। वहां के नेताओं में मतभेद तो नहीं, मनभेद तक सामने आ रहे हैं। बैठकों का बहिष्कार किया जा रहा है, मन से एक दूसरे को उलाना दिया जा रहा है या तंज कसा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक नाराजगी का स्वर है। लेकिन भाजपा इस वक्त क्या बढ़त वाली पार्टी है, उसको काफी मजबूत स्थिति में है, तो वहां नेताओं के दबे स्वर में चल रहा है। लेकिन वो कितना अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे सब यही बताएगा, या जो चुनाव नतीजे आएंगे बाद में तो उससे ही जाहिर होगा कि भाई उनका कितना नुकसान होगा। कांग्रेस अभी कमजोर स्थिति में है, विपक्ष में है, तो उसके नेताओं का जाना कांग्रेस को ज्यादा डैमेज करेगा। अब वो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में विपक्षी दल है, तो उसको तो कहीं ना कहीं अपना कुनबा जोड़ के रखना है या कुछ करना है। संभावना है तो कांग्रेस में इस तरीके के किसी भी नेता के पर आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते। जिस तरीके की स्थितियां देश में चल रही हैं वो कब पाला बदलेगा। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कांग्रेस को आने वाले समय में बहुत मजबूती से अपनी एकजुटता रखनी होगी, नेताओं को एकजुट रखना होगा। अभी तो उनका टिकट वितरण होगा कांग्रेस का। अभी वहां जो लोकसभा चुनाव में जैसी सूचनाएं आ रही हैं या समाचार आ रहे हैं, उस हिसाब से भी लग रहा है कि युवा वर्सेज वरिष्ठ का एक टकराव की स्थिति बनेगी। वरिष्ठ नेता चाह रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, पार्टी तो चाह रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके, अपने अपने इलाकों में कद्दावर हैं, जिन्होंने मंत्री रहे, सत्ता की मलाई खाई है और वो चुनाव लड़ने में सक्षम भी हैं, तो उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। अब इस तरीके के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से बचना चाह रहे हैं, वो अब पुराना राग लाप रहे हैं, नहीं युवाओं को आगे आने दिया जाए। जी, तो कांग्रेस पार्टी में जो क्लेश और जो कलह पिछले लंबे समय से, क्योंकि कोई भी घर हो, परिवार हो, समाज हो, संगठन हो, उसका पतन, उसका क्षरण एक दिन में नहीं होता, लंबा समय लगता है। और लंबा समय हो चुका है कांग्रेस पार्टी को। आपस में टकरार, रार, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले, पिछले 5 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है। 5 साल के लिए सत्ता चुनती है प्रदेश की सरकार, और यहाँ 5 साल प्रदेश का संगठन आपस में लड़ता हुआ नजर आया। राजकुमार शर्मा जी, उदयलाल आंजना को अब रोक पाएगी कांग्रेस पार्टी? जो जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है उसके बाद उनका कांग्रेस पार्टी में रहना सुनिश्चित हो गया है? ना जी, उदयलाल आंजना जी जा कब रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, ये हमको तो पता नहीं है। ना तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पता है, ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, सचिन पायलट साहब को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं, लालचंद कटारिया जी को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं, आंजना जी को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं, राजेंद्र यादव जी को बीजेपी ज्वाइन करा सकते हैं। मीना जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टास्क दिया है कि बूथ लेवल तक जाके इनको तोड़ो। लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि कान खोल के सुन लो, कांग्रेस पार्टी का
ढाणी ढाणी में बैठा हुआ है। आप कितना तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भी अगर हिंदुस्तान में रह जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे सड़कें हो, कम नहीं पड़ेगा। इस बात का मेरा वादा है जी। आपका जोश जो है वो पार्टी में हो तब तो बहुत। जी राजीव जी। मैं मीना जी यही कहना चाह रहा हूँ, कई नाम तो राजकुमार जी ने गिना दिए जो संभावित जाने वाले खुद ने जिक्र कर भारतीय दिया जनता उनका पार्टी नामों पिछले का। 15-20 दिन से प्रचार कर रही है आदरणीय भाई साहब। नहीं, मालवीय जी भी तो गए। छोटे थे तो गणेश जी को दूध पिला गया था। तो वो भारतीय तो जनता आपसे पार्टी आगे मीना इसका जी, मतलब पार्टी। भारतीय मालवीय जी जनता को भी तो पिला दिया का, राजकुमार जी, मालवीय जी को भी तो पिला दिया। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम हुआ है आजकल। मैं कह रहा हूं मीना जी, भारतीय जनता पार्टी का आजकल नया नाम है, कृष्ण कुमार जी को पता नहीं होगा, बीजेपी का मतलब है बाहरी जोड़ो पार्टी। जितने जोड़ सकते हो नाम है भारतीय जनता पार्टी। और तो आप भी कुमार तो जी जोड़ने जुटे हैं, आप भी तो जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। आपने तो भारत इतने जोड़ो नाम यात्रा उजागर में कर भी दिए जोड़ने। प्रवक्ता के तौर पे, आप सोच अधिकृत सकते हैं तौर पे भारतीय जनता पार्टी का आचरण और चरित्र क्या होगा। ऐसा है राजकुमार जी को, राजकुमार जी। मैडम ऐसा है राजकुमार जी, मैडम मुझे राजकुमार जी को एक शेर याद आता है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, मगर दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, ठीक बात है। लेकिन ठीक है, दिल बहलाने के लिए भी अगर ख्याल बना रहे तो कांग्रेस पार्टी में राजकुमार जी जैसे कुछ लोग भी बच जाएंगे तो भी कांग्रेस पार्टी, एक बात मैं बार बार कहती हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे देश की कोई दूसरी तमाम अपोजिशंस हो, अगर कोई ये सोचता है कि ये देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तो वो गलत सोचता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गांव शहर तक पहुंची हुई है, हर कस्बे तक, हर पोलिंग बूथ पर। आज कांग्रेस पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। हालात समय के साथ, अगर 70-75 सालों की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है तो विरोध स्वाभाविक है। आज समय बीजेपी का है और बीजेपी के इस समय के बीच में भी जब हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी का जाप जपता है, उसके बाद भी अब खुलेआम सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में भी हुआ था और लोकसभा से पहले भी दिख रहा है। गुलाब बत्रा जी, ये कितना बढ़ेगा आने वाले समय में? देखिए, आवाज आ रही मेरी? आ रही है, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई में जब बनी थी, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में, तब उसको सेफ्टी वाल्व के रूप में कहा गया था। इटावा के उसमें तत्कालीन कलेक्टर ह्यूम थे और कांग्रेस को स्थापित किया गया था, स्थापना की गई थी। उसके पीछे मकसद था कि सेफ्टी वाल्व, कांग्रेस उस समय ब्रिटिश हुकूमत की किस तरह से रक्षा की जाए उसका एक अभियान था। लेकिन धीरे धीरे वो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गई कांग्रेस पार्टी। और 1969 में एक नेहरू जी का करिश्मा खत्म हो गया, उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी के टाइम से जो बिखराव शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का, वो कई गुटबाजी और संगठन, इंडिकेट, सिंडिकेट, ये सारा चला। तो मूल जो कांग्रेस पार्टी थी वो तो उस रूप में नहीं रही, लेकिन अब नए अवतार के रूप में जो कांग्रेस पार्टी पिछले वर्षों से, इंदिरा जी के टाइम से जो शासन करती रही और कभी सत्ता पक्ष में कभी विपक्ष में रही, लेकिन अब मोटे तौर पर आज कांग्रेस जो है, अगर एक मायने में रखें जैसे कि कांग्रेस एक डूबते हुए जहाज की स्थिति में आ चुकी है, कमोबेश। और जब ये कहावत है अपने यहाँ कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले से कूदने लगते हैं, वो स्थिति बनती जा रही है। दुर्भाग्य से, जैसे आपने कहा अभी कि कांग्रेस मुक्त भारत की आह्वान किया था बीजेपी ने, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि हम कांग्रेस कल्चर, ये बाद में स्पष्टीकरण आया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस की जो कल्चर है उसको हावी नहीं होना देना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ आडवाणी जी जो कहा करते थे, शीर्ष पुरुष हैं बीजेपी के, अब अलग थलग हो गए वो अलग बात है, वो ही कहा करते थे कि चाल, चरित्र और चेहरा ये बीजेपी की विशेषता थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक के बाद जैसे विकेट गिरते जा रहे हैं और कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है। तो ये एक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं कही जा सकती राजनीतिक दृष्टि से, न नैतिकता की दृष्टि से, न राजनीतिक कारणों की दृष्टि से। अब रही बात, अभी जब
3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 3 में जब बीजेपी को सफलता मिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहां जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को चयन किया गया, तो उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज दिया गया कि कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्यकर्ताओं के कोहनी पर जो गुड़ लगाने की एक हाईकमान ने, मैं इसको चाल तो नहीं कहूंगा, सोची समझी रणनीति कहूंगा, वो शुरू हुई है। अब इसलिए कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कभी हमारा भी नंबर आ सकता है। तो हाईकमान के सामने भी और पार्टी के संगठन के स्तर पर भी अपनी साख जमाने की जो शुरुआत हो चुकी है। जैसे आपने अनीता बघेल का कहा, उसने यही तो कहा कि जिन्होंने चुनाव हराया था, हमें हमारा विरोध कर रहे थे, वो आज इस मीटिंग में बैठे हैं, तो इस मीटिंग में बैठने से लाभ क्या? यानी साफ तो एक मनमुटाव की बात है, जहां अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे मनभेद नहीं है, ये मनभेद तो है, कम से कम ये तो उजागर हो रहा है। ठीक है, वैचारिक धरातल पर आप एक जाजम पर बैठे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जब टिकट वितरण होता है, टिकट तो एक को मिलेगा, पार्टी के 10 दावेदार होंगे, 10 दावेदार होंगे, टिकट एक को मिलेगा। तो जब टिकट एक को मिलेगा तो 9 तो नाराज होने वाले हैं। अब वो किस हद तक नाराजी होती है, कांग्रेस की स्थिति अलग है, लेकिन चूंकि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है और उस मजबूती के पीछे की उसकी जो बैकबोन है उसकी, वो है आरएसएस। तो आरएसएस के जो एक उसकी ताकत है, मूल ताकत है, उसकी वजह से संगठन को आगे बढ़ाने में, सत्ता तक पहुंचने में, मुझे याद आता है अडवाणी जी से मैंने जोधपुर में और एक इंटरव्यू लिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि आपने गांधीनगर एक प्रस्ताव पारित किया था कि बीजेपी अपने बलबूते 2005 में सत्ता में आएगी केंद्र में। 2005, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। कि तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको यह याद है? तो मैंने कि मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ, पत्रकार के साथ साथ। तो उन्होंने कहा ऐसा था। मैंने हमें क्यों सब आपको समझौते करने पड़े कि वाजपेयी को सत्ता में शामिल हुए, जनता सरकार में भी शामिल हुए, तो आपने तो प्रस्ताव पारित किया था हम अपने बलबूते आएंगे। तो आज स्थिति ये होती जा रही है कि सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी को कई समझौते करने पड़ रहे हैं। तो ये हालात जो आज पैदा होते जा रहे हैं, ये शुभ लक्षण नहीं है। इससे जो कांग्रेस और बीजेपी की और कांग्रेस मुक्त भारत की जगह कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। जी कृष्ण कुमार जानू जी, कैसा लग रहा होगा आपको और आपके नेताओं को ये सुन के? इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पैनल में 2 मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीता परिक्रमा जी, पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जोधपुर में जिस तरह के हालात अभी दिख रहे हैं, खुलेआम अब गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्र के मंत्री हैं, उनके खिलाफ खिलाफत उनकी शुरू हो चुकी है। आपका ऑडियो ऑन करिए। हाँ ठीक है। हाँ मीना जी, पिछले कुछ दिनों से शेरगढ़ के विधायक हैं बाबू सिंह राठौर, वो बिल्कुल एकदम से मोर्चा खोले हुए हैं गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ। एक मीटिंग में जब वो गजेंद्र सिंह जी चले गए, उसके बाद उन्होंने बकायदा उनके खिलाफ उनकी कार्यशैली पे सवाल उठाए और काफी कुछ उन्होंने कहा, जो ऑडियो वायरल हो गया था। फिर उसके बाद कल जब पीएचडी मिनिस्टर के सामने बकायदा उन्हें कोई एक अधिकारी की ट्रांसफर करवा दी, तो उसको आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझ के ट्रांसफर करवा दिया और उस पे नारे लगाए गए गजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कि एक्सक्यूज मी, कि मोदी से बैर नहीं, गजेंद्र सिंह की खैर नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर बात है। यानी भाजपा में इस तरह से पहले कभी देखा नहीं गया था कि इस तरह के, ठीक है वो पहले जब उस समय लगे थे 2018 में वसुंधरा राजे जी के लिए लगे थे, मगर अभी यहाँ जो माहौल बन रहा है जोधपुर में, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल एक लॉबी सक्रिय हो गई है। और अब जो प्लान बन रहा है कि इनका कि हम जयपुर जाके भी विरोध करेंगे और जिस चल रहा है माहौल, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह जी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मगर अभी तक जैसा कि है कि गजेंद्र सिंह जी की स्थिति टिकट कटने और उसकी बात अपन बात करें तो वो अभी लगता नहीं है, वो बहुत मजबूत स्थिति में है। बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। मगर एक माहौल क्रिएट हो रहा है, वो खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। 5 साल पहले जो नारा वसुंधरा राजे के लिए गढ़ा गया, अब उन्हीं के लोग गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए वही नारा गढ़ रहे हैं। मोदी से बैर नहीं, गजेंद्र सिंह
तुम्हारी खैर नहीं। खैर और नहीं, यही नारा बिल्कुल बिल्कुल। वसुंधरा राजे के लिए पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। बहरहाल इतिहास खुद को दोहराता है और समय सबका आता है। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे बाबू सिंह राठौड़, ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी की अगर हम चर्चा करें संगीता जी, तो जोधपुर संभाग में जी। जो कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश यहाँ कर रही है प्रदेश में, अब अलग अलग संभागों पर नजर डालते हैं हम, तो उदयपुर, हालांकि अंजना जी तो मेवाड़ से आते हैं, उनका इलाका अलग है, लेकिन जोधपुर में हालात क्या है? जोधपुर में भी अब जैसे कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, और अभी पिछले कुछ समय से उनके एक्सीडेंट और उनकी वाइफ की डेथ के बाद बकायदा बीजेपी नेता उनके पूरे संपर्क में है। अभी 2-3 दिन पहले निम्बाराम जी भी जाके मिले, तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में वो मानवेंद्र सिंह जी वापस बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनको शायद बाड़मेर सीट से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कई अभी चल रहा है, अभी शुरुआत मुझे इनसे मानवेंद्र सिंह जी से लग रही है कि शुरुआत हो जाएगी जी। यहाँ तो अभी यही है स्थिति तो कांग्रेस पार्टी के लिए संकेत अच्छे मारवाड़ में भी नहीं है। भरतपुर की पारी आती है राकेश वशिष्ठ जी, बहुत देर से आप सब्र के लिए, पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। भरतपुर संभाग में कांग्रेस पार्टी के हाल, अगर हम जो पूरा प्रदेश का हाल है उससे तुलना करें, तो वहां पर किस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं? ऑडियो राकेश जी, अपना ऑडियो ऑन करिए। एक से एक है। हाँ, भरतपुर संभाग की बात करें तो इसमें 2.5 सीट आती है लोकसभा की। भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर टोंक का सवाई माधोपुर हिस्सा, तो टोटल मिलाकर के शायद 19 सीटें हैं, 18-19 सीटें हैं। भरतपुर की स्थिति कमोबेश पहले से ही भाजपा के पक्ष में रहती आई है। 1989 के बाद केवल 2 अवसर ऐसे आए हैं जब यह कांग्रेस चुनाव जीती है। एक 1998 में जब नटवर सिंह जी चुनाव जीते थे, और एक जो है 2009 में, जब परिसीमन होने के बाद यह सीट शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो गई थी। और यहाँ पर पहली बार शेड्यूल कास्ट होने के बाद बीजेपी का कैंडिडेट थोड़ा कमजोर था, कांग्रेस का कैंडिडेट का खुद का अपना दबदबा था, इस कारण वो चुनाव जीते हैं। अमूमन यहाँ बीजेपी का ही दबदबा रहा है, उससे पहले और राजपरवा का दबदबा रहा है, और राजपरवा के जो मुखिया रहे हैं वो ज्यादातर समय बीजेपी के साथ ही रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी को अपने पैर जमाने में बहुत मजबूती यहाँ मिली हुई है। धौलपुर की स्थिति है कि वहाँ बीजेपी पार्टी के आधार पर थोड़ी कमजोर है। वहाँ पिछले चुनाव को भी देखें और इस चुनाव को भी अब हम देखें, तो उसमें धौलपुर के में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ बीजेपी को कोई सफलता अभी तक नहीं मिली, इस बार इस चुनाव में नहीं मिली। और जो केवल बाड़ी से जो चुनाव जीते वो बसपा के टिकट पर, वो बेसिकली बीजेपी के थे जसवंत सिंह गुर्जर, और वो कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वो वापस बीजेपी में आए। और आपके जितने भजन लाल जी की जो मीटिंग हुई है उनमें भी आगे आगे रहते हैं। भजन लाल जी का भी धौलपुर का दौरा हुआ, उसमें भी उनके साथ रहे, और उनका प्रयास है कि वो रहे। वैसे वसुंधरा के आदमी माने जाते रहे हम। आपकी करौली की स्थिति है, करौली में कमोबेश कांग्रेस और भाजपा की स्थिति बराबर की है। धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव होता है वहां वोटों का मार्जिन कोई ज्यादा नहीं रहता हार जीत का। हालांकि पिछले 2 चुनावों से आपके ये लोकसभा चुनावों में भाजपा चुनाव जीत रही है। पिछला जो चुनाव जीती थी वो शायद 1.5 लाख वोटों से जीती थी। उसका पहला जो चुनाव जीती थी 2019 का, उसमें थोड़ी 1 लाख के आसपास वोटों से चुनाव जीती थी। और अब ये स्थिति है। लेकिन जहां तक उसका सवाल है अपनी संगठनात्मक स्थिति का, कांग्रेस का और भाजपा का, कांग्रेस की स्थिति में जो सबसे बड़े इनकी रीढ़ की हड्डी अब तक बने हुए थे वो यहाँ के राजपरवा के मुखिया विश्वेंद्र सिंह जी बने हुए थे।
और उन्हीं के बलबूते पर पिछला जो विधानसभा चुनाव 2013 का जो चुनाव जो हुआ था, और उसमें जो सफलता मिली थी कांग्रेस को, उसमें वो उनका बहुत बड़ा हाथ था, उनका बहुत बड़ा आधार था। लेकिन अब विश्वेंद्र सिंह जी अपने पारिवारिक परेशानियों के कारण बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं, और राजनीति में उनकी उछल कूद बहुत कम है, उछल कूद बहुत ज्यादा करते हैं वो, कब किसको क्या करते हैं कोई पता नहीं लगता विश्वेंद्र सिंह जी का। और वैसे कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर रही है हर विधानसभा क्षेत्र में, और वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भले होती रहती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की दृष्टि से यहाँ थोड़ी कमजोर स्थिति में है। भाजपा थोड़ी मजबूत स्थिति है। जिस तरह मानवेंद्र सिंह घर वापसी कर सकते हैं मारवाड़ में, बाड़मेर से चुनाव लड़ने की बात, वैसे भरतपुर में भी कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले कुछ नाम अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं है, लेकिन कब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय से जो लाइन लगी हुई थी बीजेपी में जाने वाली, आजकल रुकी हुई है। उसमें कुछ हो सकता है कि संगठनात्मक दृष्टि से इनका कुछ मंथन चल रहा हो, कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध हो, लेकिन यहाँ बीजेपी में इतने नेता पहले से ही लगे हुए हैं कि वहाँ जो कांग्रेस से जो आदमी शिफ्ट करेगा उसके लिए कोई ज्यादा बढ़िया उसको मिलेगा नहीं कुछ। अभी एक जो पिछले चुनाव में जो कांग्रेस के एक बड़े नेता थे गिरीश चौधरी, जो डिप्टी मेयर भी रहे थे और एक आध बार कांग्रेस का चुनाव भी लड़ चुके थे नदवई से वगैरह से जो है, और कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन जब यहाँ से भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से जब लोकदल के अपने सुभाष गर्ग जी को टिकट दे दिया गया तो उनको बड़ा आक्रोश हुआ और उन्होंने इस्तीफा देकर के बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आजकल वो कांग्रेस से बाहर है और जाटों के नेता समझे जाते हैं। इसके अलावा अभी तो कोई ऐसी है नहीं, और कोई अगर है तो प्रभावी ऐसा कोई आदमी भी नहीं जो कि पार्टी जो चुनाव के नतीजों पर कोई प्रभाव डाल सके। राजनीति में वैसे कुछ कह नहीं सकते आगे कि क्या हो क्या नहीं हो। भरतपुर के सबसे दिग्गज नेता अब तक के रहे विश्वेंद्र सिंह के परिवार में जो कलह है, क्लेश है, उसका भी कोई बीजेपी फायदा उठा सकती है क्या? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले तो ऐसा है पास आऊंगी मैं आपके पास राकेश जी, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाऊंगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह मालवीय के बाद कुछ और नामों के जाने की चर्चाएं थी, उसके बाद उदयलाल आंजना को अनुशासन समिति का जिम्मा देने से क्या जो और कुछ नाम जिनकी चर्चा राजकुमार जी ने आपके आने से पहले कर दी, आप भी जानते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में बीजेपी ज्वाइन करने वालों की जो लिस्ट है उसको कांग्रेस पार्टी कंट्रोल कर पाएगी, रोक पाएगी, पार्टी अपने लोगों को बचा पाएगी? मीना जी, आपने देखा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कम है, क्या किसको कम मौका मिले और किस तरह की स्थितियां बने और फिर चला जाए। महेंद्रजीत मालवीय की जाने की प्रक्रिया में जिस प्रकार से बाधाएं आई और फिर उसको जिस तरह से उछाला गया और फिर अमित शाह ने उनको नीचे ढालने का प्रयास किया, तो समझ में आया कि भाई उनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में। क्योंकि देखिएगा वहां जिस प्रकार से राकेश जी बता रहे धौलपुर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, उसी प्रकार से वहां भी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में ये तो कहा जा सकता है कि जहां मजबूत है वहां पर कमजोर करने के लिए तो लेंगे, बाकी तो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे कि अब जयपुर ग्रामीण में क्या लालचंद कटारिया आएंगे नहीं आएंगे अभी कुछ पता नहीं, अभी चर्चा का विषय अलग तरह का बना हुआ है। नागौर में हनुमान बेनीवाल को लेंगे या रिचपाल मिर्जा को लेकर के अपना काम चलाएंगे, किस तरह की स्थितियां बनेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आज तो केंद्र में वहां पर बैठक हुई है बीजेपी की और बीजेपी कह रही है कि हम कुछ टिकटों की घोषणा चुनाव से पहले कर सकते हैं और अभी भी कुछ नाम तो तय है कि भाई एक ही नाम है तो डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन कुछ विवादित जगह पर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी बहुत सारे लोगों की, जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चुनाव जीतने के लिए जरूरत होती है, वो है निश्चित तौर पे। अभी कह रहे थे विश्वेंद्र सिंह तो पता नहीं किस किस के रहे हैं। राकेश जी आपको तो पता है कि वसुंधरा जी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे और उसके बाद वो तो घूमते फिरते रहे, उनकी पत्नी सांसद भी रही है बीजेपी से, ये भी पता है। तो देखिएगा कि क्योंकि वहां की राजनीति तो क्योंकि रिजर्व हो गई सीट, इसलिए अब वो भाग्य उदय होना और डूबना बड़ा अलग तरह का हो गया है। नहीं तो राजघराने बड़े ध्यान रखते थे जोधपुर क्या भरतपुर से कि हमारा नंबर रहना चाहिए, हम राजनीति में आगे रहे, क्योंकि अब नंबर
केवल विधायकों तक ही सीमित हो गया है। तो अब विधायकों के चुनाव तो है नहीं, अब तो सांसदों के चुनाव है, और सांसदों में 25 से 25 भाजपा लेने के सपने देखती है, हर पार्टी देखती है। और कांग्रेस जिस प्रकार से, आज मैं देख रहा था गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ चीजें खोलने का प्रयास किया, और मैं घनश्याम तिवारी को सुन रहा था, जो घनश्याम तिवारी कांग्रेस में से वापस आए और जब सांसद बन गए तो उनको लगा कि अब बीजेपी से बहुत कुछ है, अब पर्ची वाली पार्टी के माध्यम से डराने का प्रयास कर रहे थे वो, जिस तरह से मैं देख रहा था वो कह रहे थे। लेकिन पानी के मामले में जो खट्टर ने हरियाणा की विधानसभा में जो कुछ करके दिखाया और बात कही, उससे निश्चित रूप से राकेश जी हमारे मुख्यमंत्री जी की स्थिति ठीक नहीं रही, क्योंकि उनको पता ही नहीं था हम क्या समझौता करके आए। वो धन्यवाद यात्रा के लिए जाने वाले हैं, और क्योंकि देखिए जिस जिलों में जाने वाले थे उस जिलों वालों ने कहा कि हमने तो देखिए कि जिस कुंभाराम जी की जो नहर जिसके नाम से है उसका हमने तो सब कुछ कर दिया था, केवल टेंडर ही जारी होने थे, तो उसको तो किया नहीं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की है इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। हम पाइपलाइन डालने का काम करना चाहते थे, और जो पानी देना चाहते थे जिस प्रकार से हिसाब से, अगर वो चीज क्लियर कही, अगर वो सच्चाई है तो निश्चित रूप से 3 जिलों में अब उनको पक्ष में जाएगा विपक्ष में जाएगा, ये तो वोटों की राजनीति जब आएगी जब समझ में आएगी। लेकिन ये बात सही है कि आपने समझौता जिससे किया और वो विधानसभा में कुछ और कहता है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ, क्योंकि आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, आपने समझौता करा दिया और जल्दी में कहा। और एयरपोर्ट पे जब आए थे समझौता करके मुख्यमंत्री जी, सारे सांसद और जो चुनाव लड़ने वाले महत्वपूर्ण लोग थे माला पहनाने में सबसे आगे थे। आज कोई बोलने की स्थिति में नहीं रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है या क्या हुआ है, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से खट्टर ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विधानसभा में जो कुछ रख दिया, हमारी विधानसभा में जो समझौता हुआ हमको अभी तक सामने नहीं आ पाया। इसलिए समझौता करके आओ तो कम से कम को तो बताओ ये समझौता हुआ है और इससे ये लाभ होने वाला है। धन्यवाद यात्रा तो मुख्यमंत्री जी भी निकालना चाहते थे, पूर्व अशोक गहलोत नहीं निकाल पाए। आपने देखा ना ईआरसीपी को लेकर के मैं ये करूंगा वो करूंगा, और वो क्यों नहीं निकाल पाए थे श्याम जी, वो क्यों नहीं निकाल पाए थे धन्यवाद यात्रा, इतनी सारी योजनाएं करने के बाद भी, और मौजूदा मुख्यमंत्री कुछ ज्यादा नहीं करने के बाद भी धन्यवाद यात्रा निकालने में क्यों सफल है? ये तो आला कमान का जादू है, असर है, तो जो है सो आला कमान है। बहरहाल बात ये राजेंद्र मधुकर जी मुद्दे पर बने रहते हैं, और वो ये है कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़े मुखर हो रहे हैं, उनके इलाके में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को नियंत्रित करने में कितना सफल हो पाएंगे, वहां पर किन किन पर बीजेपी की नजर है? देखिए शेखावटी का मुद्दा अभी श्याम सुंदर जी ने लिया है। वस्तुतः शेखावटी के 2 बड़े मुद्दे हैं। एक कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है, इस पर न जाकर के बीजेपी गई है, जिसमें हथिनी कुंड से जल समझौता को लेकर के। ये अलग बात है कि उन्होंने वहां समझौता क्या किया, यहाँ आकर के राज्य के या जो राजस्थान की जो जनता है उनको बताने में अभी तक वो जो है मुखर होकर के नहीं आ रहे। उनका क्या कारण है, लेकिन ये तय है कि इस चीज को बीजेपी भुनाना चाहती है कि देखिए ये इतने साल हो गए, यहाँ के जो किसान है वो संत्रसित हैं, सिंचित जो जल है उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी अभी जो है कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं है। अगर देखें शेखावाटी में तो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें मात्र 6 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है और बाकी कांग्रेस के खाते में गई है। हालांकि यहाँ शेखावाटी की जो जनता है, जब वो आम चुनाव की बात आती है, लोकसभा के चुनाव आते हैं, तब वो मोदी को प्रेफर करते हैं। फिर भी इनके सामने कुछ चुनौती, जैसे सीकर की बात करें तो यहाँ पर जो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती है, 2 बार के सांसद है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी से टूटकर ताराचंद घायल है, उन्होंने चुनाव लड़ा सीकर विधानसभा क्षेत्र से, वो ताल ठोक रहे हैं। ये उनके सामने एक बड़ी समस्या होगी कि कैसे उनको मनाए। यानी यहाँ कांग्रेस तो उनको टक्कर देने में सफल नहीं है इस बात में। बीजेपी वहीं झुंझुनू में की बात करें तो नरेंद्र खीचड़ है, वो स्वयं हार गए। अब उनके सामने एक बड़ा चेहरा कौन सा लेकर आएंगे जो लोकसभा में जाएंगे। चूरू में राजेंद्र सिंह राठौड़ है, वो नहीं चाहते हैं कि राहुल कस्बा आए। तो अभी अंतर कलह यहाँ पर भी बनी हुई है, कैसे निजात पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस में तो हमें कलह दिखाई नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि शेखावाटी के लोग विधानसभा में जो है अलग वोट करते हैं, लोकसभा में मोदी को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये एक तरह से फील गुड है। जी, तो बीजेपी शेखावाटी में बीजेपी कांग्रेस युक्त नहीं हो सकती है, वहां पर हालात गोविंद सिंह डोटासरा ने
थोड़े मजबूती से बनाए हुए हैं। ये डोटासरा की व्यक्तिगत सफलता है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, और उनकी ये मेहनत ही है कि उन्होंने, उनकी जिजीविषा भी है, उनकी मुद्दों पर पकड़ भी है। तमाम करप्शन के आरोपों के बाद भी वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के जितने प्रयास अपनी सीमा में कर सकते हैं उतने कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जानी जी, कैसा लगता है जब वरिष्ठ लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है? बीजेपी कांग्रेस युक्त नहीं होगी। बीजेपी में कांग्रेस के वही लोग आ रहे हैं जो परिवारवाद की राजनीति से उकता गए हैं, जो दल के लिए नहीं देश के लिए राजनीति करना चाहते हैं। बड़े इंतजार के बाद भी जब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये राजनीतिक दल उस परिवार की परिक्रमा से बाहर नहीं आएगा, तो छोड़ने के अलावा विकल्प क्या है? कितने लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, और छोड़ने वाले सब तो भाजपा में नहीं आए। गुलाम नबी आजाद भाजपा में नहीं आए, अभी जो महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा गए वो भाजपा में नहीं आए। भाजपा में नहीं आकर भी लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है वो उस परिवार की परिक्रमा से बाहर नहीं सोचती है। वहां आंदोलन भी परिवार के हितों के लिए होते हैं, वहां सारे के सारे चिंतन और कार्यक्रम भी उस परिवार के लिए होते हैं। और यही कारण है कि पूरे देश में जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दल से ज्यादा राष्ट्र के लिए काम करती है, इसलिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ वो अच्छे लोग जो कांग्रेस में थे छोड़कर आ रहे हैं, और परिवारवादी लोग उसी परिक्रमा में लगे रहेंगे। इसलिए जो अतीत के 2 चुनाव का अनुभव राजस्थान का है कि 25 की 25 मोदी जी को मिली थी, इस बार भी 25 की 25 भाजपा को मिलने वाली है। हाँ, आपने जो विषय छेड़ा कि अंतर्कलह, अविश्वास, राजनीति का स्वभाव है, बहुत बड़ा दल है, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए महत्वाकांक्षाओं के टकराव को राजनीतिक दल की कीमत पर कोई लड़ाई का इश्यू बन जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को लेकर भी इस प्रकार की डिबेट और चर्चाएं अपन ने की हैं, लेकिन कितना स्मूथली, शांति से भारतीय जनता पार्टी ने सब समस्याओं पर विजय पाई है। इस चुनाव में भी उसी प्रकार की विजय और उसी प्रकार के परिणाम आपको हमको देखने को मिलेंगे। तो जिस परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं आप, रीता बहुगुणा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी लंबी लिस्ट है, नामों का सबका जिक्र करना जरूरी नहीं, ये सब परिवारों से ही आते हैं और अब बीजेपी परिवार का हिस्सा बन गए हैं। कांग्रेस का शासन था, सालों दशकों तक इन लोगों ने कांग्रेस के राज में तमाम सत्ता सुख भोगे, अब बीजेपी के राज में भी भोग रहे हैं। कृष्ण कुमार जानी मीना जी, आपने हाथ उठाया जी। मीना जी, मेरा परिवारवाद का अभिप्राय समझने की जरूरत है। परिवार से लोग राजनीति में आए, ये परिवारवाद नहीं है। एक परिवार राजनीतिक दल चलाए। कश्मीर में दोनों दल परिवार चला रहे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। इस देश के राजनीतिक दलों के चरित्र का आंकलन करेंगे तो सब परिवारों से संचालित है। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो जनता की पार्टियां नहीं, परिवारों की पार्टियां चल रही हैं, ये सच्चाई है। ठीक बात है। राजकुमार शर्मा जी, ये जो अभिशाप है कि कांग्रेस पार्टी ही गांधी परिवार चला रहा है, इसको धोने की कोशिश राहुल गांधी ने खूब कर ली। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बने, सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया, उसके बाद भी आप इस दाग से मुक्त नहीं हो पा रहे। आपको लगता है राजकुमार शर्मा जी कि बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस पार्टी को रणनीतिक रूप से कुछ ऐसे प्रयास करने की जरूरत है जिससे कि ये आरोप आज सिर्फ आरोप बनकर रह रहा है, क्योंकि पार्टी की सच्चाई, भले ही अध्यक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी ना हो, अब आरोप है कि राहुल गांधी ही चला रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, और पूरे प्रदेशों में भी जहां जहां कांग्रेस पार्टी है। तो इस आरोप से मुक्ति कांग्रेस पार्टी सोचती भी है या नहीं सोचती है? ऑडियो ऑन करिए अपना राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपको सुन नहीं पा रहे।
मेरा सवाल जानू जी से था। मेरा एक सवाल था जानू जी। एक मिनट, राजकुमार जी को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। मीना जी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का दाग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम करती है, हिंदुस्तान की जनता को झुठलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी की शान है गांधी परिवार। और गांधी परिवार वो परिवार है जिनके परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, अपनी जान की कुर्बानी दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कांग्रेस पार्टी के परिवार की जो छोटी मोटी फूट है ना, उसका फायदा मिल रहा है। केवल धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है। 9 साल से मीना जी, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने, वर्तमान 2 नेताओं ने देश में कैसा प्रेम भाव का जहर घोला, आप जानते हैं ना। पहले विदेशों से मेहमान आते थे, सभी विपक्षी लोगों को बुलाया जाता था, बैठ के चाय पिलाते थे और उनसे आपस में परिचय कराते थे। आजकल इस देश में परंपरा गलत हो गई है। अभी जानू जी कह रहे थे कि सारे लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं, कुछ महाराष्ट्र की अलग पार्टी में जा रहे हैं, कुछ अन्य दल में जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं जानू जी कि इसका मतलब कांग्रेस छोड़ने वाले लोगों का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, या आप स्वयं कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एडी से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा दे, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकती है। कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और लोग और हमारा ऑल इंडिया अध्यक्ष, सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में और सड़कों में घुटने टिकवाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। राजकुमार जी, कांग्रेस की नेता, नीति और नीयत कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सामने रखे, जनता हम पे भरोसा करती जा रही है, आप चाहे हमें चुनौती देते जा रहे हैं। कृष्ण कुमार जी प्लीज बीच में नहीं बोले। कृष्ण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी को नड्डा साहब चला रहे हैं, अमित शाह जी चला रहे हैं, मोदी साहब चला रहे हैं, नड्डा साहब चला रहे हैं। देश के सारे मंत्रियों को ये 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। भजनलाल जी को दिल्ली की पर्ची कंट्रोल कर रही है, नहीं कर रही है? जो सच है उसको स्वीकार करना सीखिए। जानू जी स्वीकार करना सीखिए। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों की पार्टी है। सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी को। राजकुमार जी प्लीज 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 रुकिए। कृष्ण कुमार जानू जी, राहुल गांधी इस देश के सांसद है, इसलिए आप कृपया राहुल गांधी फाड़ता है ना बोलें आगे से प्लीज। और सिर्फ हमारे मीना जी, आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालो। थैंक यू, आप उनका सम्मान करें, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे किसी का सम्मान करने के लिए बाध्य करें, एंकर का काम भी नहीं है। आपको राहुल गांधी की शब्द चापलूसी करनी है तो करें, लेकिन राहुल गांधी उम्र में मुझसे छोटा है, इसलिए वो सांसद होते हुए राहुल गांधी है। चापलूसी आप लोगों की मजबूरी हो सकती है, मेरी नहीं। कृष्ण कुमार जानू जी, पहले तो मीना जी, आपको इस प्रकार की सलाह नहीं देनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। सांसद बहुत है इस देश में जिनके लिए क्या क्या नहीं। मीना जी, भारतीय जनता पार्टी की दुखती में राजनीतिक खुशामद के लिए जिस प्रकार की भाषा आप बोल रहे हैं, वो तो उचित नहीं है। जनता पार्टी की दुखती पे भारतीय हाथ मत जनता रखिए मीना पार्टी जी। को शब्द सीखने के लिए भारतीय जनता किसी पार्टी भड़क जाती है, जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी भड़क जाती है। हमारे कार्यक्रम में राजकुमार जी प्लीज, हमारे कार्यक्रम की एक मर्यादा है और वो मर्यादा पैनल में आने वाले सभी मेहमानों को बनाए रखनी होगी, ये आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, पहली बात। दूसरी बात, और हमारी भी तो एक सीमा है कि हम हमारी पार्टी के खिलाफ सब कुछ सुनेंगे और हम बोलेंगे तो एंकर हमें सुझाव देगा। ये जरूरी तो नहीं है कि हम भी सुने। नहीं कृष्ण कुमार जी, आप इसे इतना दिल से मत लीजिए। एंकर भी आप ही के समाज से आते हैं, आप ही लोगों के बीच से उठते बैठते हैं, इसलिए इतना दिल से मत लीजिए, बात की भावना समझिए और उसका सम्मान भी करिए। राजेंद्र मधुकर जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको देता हूं कि एंकर भी आपके जिले से आते हैं जानू जी। और इसके बाद में मेरा परिचय है मीना जी से, ये इस समय की लड़ाई अलग है। मैं आपके लिए कहना चाह रहा था जानू जी कि रास्ते को भी दोष दे, आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले इसे निकाल। शेखावाटी में 2-3 कील अटकी पड़ी है। आपको बता दूं, जिस जिले से आप आते हैं वहां अंतर कला है, आपको शायद उसकी गूंज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हमको सीकर में बैठ करके सुनाई दे रही है। इस तरह से राजेंद्र सिंह राठौड़ और के बीच शीत युद्ध चल रहा है। कैसे आप पार पाएंगे? 2024 में आपको टास्क दिया गया है, एक
दूसरा, झुंझुनू में आपके जो नरेंद्र कुमार है जो परास्त हो गए हैं, जनता ने उनको परास्त कर दिया है। आपके पास कोई ऐसा चेहरा भी है नहीं कि आप जो आम चुनाव में यानी कि 2024 में आप एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत कर सके, क्योंकि यहां भी आपके बीच में द्वंद्व बना हुआ है, चाहे वो शुक्रण चौधरी हो, चाहे संतोष शैलावत हो, चाहे नरेंद्र कुमार हो। बात सीकर की कर लेते हैं जहां से मैं आता हूं। यहां भी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के सामने एक बड़ी चुनौती है। ताराचंद ढायल ने पाल ठोक दी है, बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई है। तो सबसे पहले आप एक बार चिंतन करें, अंतर्कलह आपके यहाँ भी है, एक बार कांग्रेस पर छोड़कर अपने आप पर आइएगा। मधुकर जी, मैं बीच में बोल रहा हूं, हमारे पास मुख्यमंत्री का भी चेहरा नहीं था, फिर भी भजन लाल जी आए। इसलिए झुंझुनू में या चूरू में हमारे पास जो चेहरे हैं हम उनसे भी काम चला सकते हैं, और नया भी लाएंगे तो स्थापित करके और जिता कर लाएंगे। पर इस बात को तो आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं द्वंद्व तो है, अंतर्कलह है। राजनीति का स्वभाव है द्वंद्व होना, सबकी महत्वाकांक्षा है सांसद बनना, विधायक बनना, ये द्वंद्व रहेगा। ये राजनीति का गुण भी है और राजनीति का दोष भी है। कृष्ण कुमार जानू जी की पार्टी में होता है तो महत्वाकांक्षा होती है, और कांग्रेस में होता है तो आपसी फूट होती है। ये बढ़िया है, ये अच्छा है। बहरहाल कोई बात नहीं है। राकेश वशिष्ठ जी, एक तो मेरा सवाल था कि राज परिवार जो है वो बीजेपी के साथ या बीजेपी की सहायक या उसकी भूमिका इस चुनाव में लोकसभा में क्या रहेगी, और एक आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस समय बात रह गई थी, मुझे आपको बीच में टोकना पड़ा था। ये तो ध्यान नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन राज परिवार का जहां तक सवाल है कि यहाँ राज परिवार का उपयोग दोनों ही पार्टियों ने किया अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। सन 72 से लगा रहे हैं। सन 1972 में महाराजा विजय सिंह जनसंघ के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़े थे पहली बार, और भरतपुर सीट से चुनाव जीते थे। उसके बाद राजा मान सिंह जी बीजेपी में तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बेटी किशोरी कौर दीपा बीजेपी के टिकट पर एमएलए भी कई बार रही और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी एक बार रही। जहां तक चूंकि मुखिया दुष्यंत सिंह जी हैं और ये बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, राजनीति के अब तक रहे हैं, और इन्होंने हालांकि 2 चुनाव हारे हैं विधानसभा के, ऐसा नहीं, लेकिन इनकी वोटों पर पकड़ बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब हालत यह है कि पारिवारिक कलह इतना ज्यादा है कि वो महल के अंदर घुस नहीं सकते। अभी भी एक फार्म हाउस में रहते हैं, महल के अंदर इनकी एंट्री बंद है। वहां की महारानी और इनका बेटा दोनों इनके बिल्कुल खिलाफ है। महारानी और बेटा दोनों ही आइडियोलॉजिकल बीजेपी के काफी नजदीक हैं और उनके ऊपर के नेताओं से संपर्क भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा बहुत थी कि वो उनमें महारानी शायद नदवई से चुनाव लड़े, और इसके लिए उनकी अमित शाह और नड्डा जी से दोनों से बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो बाद में क्या इनका सीक्वेंस बैठा क्या नहीं बैठा, इनको टिकट नहीं मिला, ये नहीं है। अब हालत यह है कि ये कोशिश खूब करते हैं बीजेपी में भी आने की, क्योंकि सत्ता के बिना रहना इनकी आदत में नहीं है दुष्यंत सिंह जी की में, लेकिन इनके लिए डंडा लाठी लेकर के बैठे हुए इनकी पत्नी और इनका बेटा। और जो भाजपा चूंकि अब एस्टेब्लिश हो चुकी है, अब उसको कोई जरूरत भी नहीं है, उसका खुद का वोट बैंक है। जो पार्लियामेंट का जो चुनाव होना है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव होना है, इसलिए वो भी ज्यादा तरजीह नहीं दे रही। और एक गुट बीजेपी का बहुत बड़ा गुट दुष्यंत सिंह जी के खिलाफ भी है। कांग्रेस की हालत भी यही है कि कांग्रेस में वैसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब बिल्कुल निष्क्रिय होने के कारण कांग्रेस पार्टी की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई है। अब तो वो सार्वजनिक समारोह में बहुत कम जाते हैं दुष्यंत सिंह जी। इस कारण उसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। इतने चतुर खिलाड़ी हैं। आपको एक मिनट में घटना का बताता हूँ, आप हंसेंगे इस बात पर। 1989 में ये पॉलिटिक्स में एंट्री हुए थे नटवर सिंह जी का हाथ पकड़ करके। नटवर सिंह जी के थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री थे, ये जिला प्रमुख बने। 89 के जब इलेक्शंस हुए पार्लियामेंट के, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। नटवर सिंह के हाथ पैर फूल गए। ये कांग्रेस का टिकट लेने, जब तो बहुत यंग थे, 26 साल के थे, दिल्ली गए। वहां दिल्ली में इनके बात कांग्रेस से बैठी नहीं और लोकदल का टिकट लेके आ गए। लोकदल का टिकट लेके आ गए क्योंकि कांग्रेस में राजेश पायलट और दुष्यंत सिंह की बड़ी आपस में टकराव था भरतपुर की सीट को लेकर के। और पायलट से बोले क्या कहते हो पायलट साहब आप? मैं आपको भी हकीकत बता रहा हूँ, इनके दुष्यंत सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। मैं आपको क्या करना है? बोला मार दूं पटकनी नटवर सिंह में। बोले हाँ, तो उनसे सहायता ले ली। अब
पायलट भी चतुर से जानते, नटवर सिंह भी चतुर से जानते, बोले कि ये हत्या आ गई मेरी जान को, ये तो मारेंगे। तो उन्होंने दौसा की से टिकट कटवा कर राजेश पायलट का भरतपुर टिकट दिलवा दिया और खुद मथुरा चले गए नटवर सिंह जी। इसके बाद उन्होंने नटवर सिंह जी से फायदा ले लिया और पायलट साहब को वहां पटकनी दे दी। तो इनका जो कोड वोट है ना, वो जाटों में जो वोट है इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है, और खास तौर से सिंसनवाड़ जाटों में। लेकिन अब हालत बदल चुके हैं, पारिवारिक कलह के कारण कुछ लोग उनके साथ भी हैं, महारानी के साथ, उनके बेटे के साथ भी। एक उन्होंने जो आपसी जो कलह है ना, इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव विश्वेंद्र सिंह जी के ऊपर पड़ा है, और विश्वेंद्र सिंह जी की राजनीति में थोड़ा गिरावट आई है। और ये जो आपका डिक्का के विधानसभा चुनाव जो हारे हैं, उसमें एक कारण ये भी रहा कि पारिवारिक कलह का कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था, जिससे शैलेश सिंह से चुनाव जी हार गए। अब हालत अभी तो ये है कि विश्वेंद्र सिंह जी की स्थिति कमजोर होने के कारण कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, बीजेपी बड़े उत्साह में है, और वो इस बात का आशान्वित है कि वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। उनका कार्यकर्ता अभी से सक्रिय हो गया है, जोर-शोर से काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कहीं अपने बूथ स्तर पर भी कोई कार्यकर्ता खड़ा कर सके, ना ये सारी बात है। वैसे आप ये देखें, कांग्रेस पार्टी के आधार पर जब पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा जो स्थिति मजबूत स्थिति कांग्रेस के भरतपुर में रही है, जो 13-14 हजार वोटों की रही है। आपको सुभाषगढ़ का चुनाव जीतने का कारण लोकदल का चुनाव था, एक उसके चुनावी चातुर्य था उनका कि वो बीजेपी के गढ़ में होते हुए चुनाव जीत गए यहाँ से, और 2 बार जीत गए, पिछली बार भी इस बार भी चुनाव जीत गए। तो इस कारण विश्वेंद्र सिंह जी का कोई ज्यादा लगता नहीं, और कोशिश तो उनकी यही है कि कहीं न कोई बैठ जाए, लेकिन बैठ नहीं पा रहा अभी कुछ भी, क्योंकि पहले पायलट के साथ थे, पायलट को छोड़ करके फिर गहलोत के साथ चले गए। तो इससे जो गुर्जर मतदाता भी है उनसे भी नाराज हो गया। पहले गुर्जर मतदाता इनके साथ रहता था, लेकिन वो भी हो गया। फिर क्या है, महारानी का जो नानी है, जो मदर है, वो गुर्जर जाति की है, इसलिए गुर्जरों में उनकी भी पैठ थी महारानी की। तो वो सबका उनका क्या कमजोर करने की स्थिति है, और इसलिए कांग्रेस को मैं लगता नहीं कि कुछ ज्यादा यहाँ है कि ना ऐसा कोई सशक्त उम्मीदवार है इनके पास अभी फिलहाल में। आगे राजनीति में पता नहीं कब को उतर पड़े, कोई क्या जाए, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी मजबूत स्थिति में। जी, तो ऐसे में विश्वेंद्र सिंह जब अपने घर में ही हाथ जला बैठे हैं, तो बीजेपी क्यों उनके परिवार के लोगों को शामिल करेगी? कांग्रेस युक्त बीजेपी बनना चाहेगी, जब उन्हें खुद ही दिख रहा है कि इस तरह के हालात हैं और उनका फायदा अपने आप मिलेगा। तो बीजेपी भी बड़ी कैलकुलेटिव है, जहां जरूरत है वहां साथ लेती है, जहां जरूरत नहीं है वहां बाहर से, जैसे कि अभी कृष्ण कुमार जानू जी ने कहा कि मिलिंद देवड़ा तो नहीं आए, और 1-2 नाम उन्होंने बताए। तो वैसे ही विश्वेंद्र सिंह तो नहीं आए, लेकिन उनके बेटे और परिवार से साथ मिल जाएगा। बहरहाल ये राजनीति की सच्चाई है, चेस का ये गेम है, और इस गेम में खिलाड़ी वही होता है जो कैसे अपनी चालों को बेहतर चलता है। आज की तारीख में चालें बीजेपी ज्यादा बेहतर ढंग से चल पा रही है, क्योंकि सत्ता और रिसोर्सेज दोनों है उनके पास, और विजन भी है, और टीम भी है, कार्यकर्ता भी है, और साथ ही रणनीति भी है। रणनीति जिस तरह की बीजेपी की रही इस चुनाव में, विधानसभा में भी भरतपुर से मुख्यमंत्री आप ले पाए, और भरतपुर में कांग्रेस की जो स्थिति वैसे तो कमजोर है ही, लेकिन मुख्यमंत्री के यहाँ आने से बीजेपी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में गुलाब बत्रा जी, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए आप कितना राजस्थान की राजनीति में इस लोकसभा चुनाव में कितना भविष्य देखते हैं कांग्रेस पार्टी का? एक तरफ डैमेज कंट्रोल की कोशिश में पार्टी अब जुटी है, देर आए दुरुस्त आए इसे कहना चाहिए, या आप कोई फायदा नहीं है? देखिए कि इस समय जब अगले एक पखवाड़े के अंदर अंदर मैं समझता हूँ शायद 15 से 18 मार्च के बीच में आचार संहिता लगेगी, और कांग्रेस अभी मंथन की प्रक्रिया में शुरुआत की है उसने। दूसरी तरफ बीजेपी और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसे एक रिले रेस होती है, रिले रेस की स्थिति में बीजेपी बहुत आगे पहुंच चुकी है, और कांग्रेस ने अभी तो बैटन भी थामा है, तो वो अंतर तो रहने वाला है। अब बेसिक चीज है कि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी सारी 25 सीटें अपने हथिया चुकी है, और ये तीसरी बार है। बीजेपी का जरूर आत्मविश्वास है, चूंकि बीजेपी के नेतृत्व भी कहता है कि सर ये चुनाव केवल मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा,
मोदी निसंदेह ये आज एक केंद्र बिंदु बन गए हैं। दूसरा, उन्होंने जो नैरेटिव बना दिया पूरे देश में, और लोकसभा के पटल पर उन्होंने जिस मनोवैज्ञानिक तरीके से चुनाव जीत चुके हैं, तो राजस्थान की 25 सीटें भी इसमें शामिल होंगी। और जैसे उन्होंने कहा कि 400 पार और 370, ये जो नैरेटिव बन चुका है बीजेपी का, वो कांग्रेस की तुलना में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। अब सवाल रहेगा कि 25 सीटें हैं, उनमें से क्या बदलाव करती है पार्टी हाईकमान, कितने नए चेहरे लाती है। जैसे विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल नए चेहरे लाए, मुख्यमंत्री तक भी नया ले आए। तो वो स्थिति अभी आगे जब प्रथम चरण में जो उम्मीदवारों की घोषणा होगी, वो घोषणा किस रूप में आती है, और पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी में तो 3 हिस्सों में कम से कम उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और जैसा बीजेपी समझती है इस बात को, और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस में तो अब इतनी हताशा है कि उनके सामने कैंडिडेट कौन होगा, उनको ढूंढना पड़ेगा कैंडिडेट। और बीजेपी के पास तीर है, कब कौन सा तीर निकाल लिया जाए, वो स्थिति है। अब बीजेपी की आज जो अपनी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसमें उम्मीद की जा रही है कि 7 से 8 प्रत्याशी शायद पहली बार में घोषित किए जाएं। ये हो सकता है कि तुरंत पता है, अभी केवल घोषणा हो जाए, संकेत दे दिया जाए उनको तैयारी करने का। लेकिन बीजेपी की ये खासियत है कि आखिरी क्षण तक, जैसे कोर कमेटी की बैठक होती है, मीडिया से बातचीत होती है नेता लोग, लेकिन कहीं भी स्पष्ट मुंह नहीं, संकेत तक भी नहीं दिया जाता। ये स्थिति बन चुकी है। यानी आप देखिए कि मोदी जी ने पिछले गुलाब बत्रा जी के इंटरनेट में कुछ इश्यू है, बस बहुत छोटे छोटे 2 रिएक्शन मैं लूंगी, श्याम सुंदर शर्मा जी और संगीता परिक्रमा जी। संगीता जी, जोधपुर में भी कैंडिडेट क्राइसिस कांग्रेस के पास है? ऑडियो ऑन करिए प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मीना जी, जैसा कि यहाँ पर संकट तो है। पहले माना जा रहा था कि अशोक गहलोत जी लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अशोक जी यहाँ से चुनाव लड़ पाएंगे। तो वैभव गहलोत शायद चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब संकट है बिल्कुल पूरे मारवाड़ में। जैसे पार्टी जो जोधपुर संभाग में बाड़मेर से हरीश चौधरी कर रहे हैं ट्राई, वो शायद चुनाव लड़ेंगे। और जो पाली से सुनील चौधरी हैं, एक छात्र नेता, वो कोशिश कर रहे हैं। और जालोर सरोई में अभी काफी दावेदार हैं। तो और जैसे कि मगर यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जोधपुर में तो विरोध है ही, बाड़मेर में भी कैलाश चौधरी का विरोध है। वहां पर उन्होंने प्रियंका चौधरी को लेकर, जो पहले उन्होंने कुछ कमेंट किए थे और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली। जैसे रविंद्र भाटिया निर्दलीय लड़े हैं, आदू राम है, एक बार उनका उन्होंने विरोध किया था। तो ये कहीं यदि उनको रिपीट किया जाता है कैलाश चौधरी, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। और दूसरा, पाली में 2 बार चुनाव लड़ चुके, सांसद बन चुके पीपी चौधरी, तो उनके लिए भी अब एक यंग है, राम प्रताप चौधरी छात्र नेता है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। जोधपुर से भी जसवंत सिंह बिश्नोई कर रहे हैं दावेदारी। तो अब ये सारा खेल है टिकट पर, बीजेपी किसको मैदान में उतारती है उस पर डिपेंड करेगा, और कितना किसका खिलाफत हो पाती है। तो अब सारा खेल खिलाफत और पूरा उस पे टिकट चयन पर है, पूरा टिका है। कांग्रेस के पास अभी उम्मीदवार मुझे नहीं लगते कि कोई सशक्त उम्मीदवार है यहाँ पर। श्याम जी, जयपुर में कांग्रेस के कैंडिडेट्स की स्थिति, जयपुर रूरल और जयपुर दोनों अर्बन। देखिए, कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट तो अभी ढूंढेंगे वो तो, क्योंकि अभी ढूंढने की स्थिति इसलिए कि प्रताप सिंह खचरियावास को लड़ाएं या किसको लड़ाएं। देखिए, जयपुर में तो अच्छी स्थिति, बीजेपी के पास कैंडिडेट ज्यादा है लेकिन कांग्रेस के पास कैंडिडेट कम है। और जयपुर ग्रामीण में यदि लालचंद कटारिया अगर चला जाएगा तो फिर कैंडिडेट ढूंढना ही पड़ेगा, और फिर जिस प्रकार से बाहर से ला करके चुनाव तो लड़ाया जाएगा, ये बात सही है। देखिए, जो बार जी जोधपुर की बात आ रही है, जोधपुर में क्या वैभव गहलोत जालोर से लड़ेंगे या जोधपुर से लड़ेंगे? क्योंकि अभी सर्वे उन्होंने जालोर से भी कराया है। वो देखिए, अभी धर्मेंद्र राठौड़ गए थे और ढूंढ के आए थे कि किस प्रकार की स्थिति है। तो अभी देखिएगा, बहुत सारी चीजें
पर्दे के पीछे से बहुत सारी चीजें चल रही है, बीजेपी में भी चल रही है और कांग्रेस में चल रही है कि रविंदर भाटी को जोधपुर से लड़ाया जाए या गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ाया जाए। अब गजेंद्र सिंह शेखावत, मेरे को लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत ही जोधपुर से लड़ेंगे या बाड़मेर से कौन लड़ेगा। अभी देखिए स्थितियां अलग है, बाड़मेर से रविंदर आ जाता है, कैलाश चौधरी को कहीं संगठन में अगर समायोजित कर दिया जाता है तो एक नया भी सामने आएगा। जिस प्रकार से बार बार बात आ रही विरोध हो रहा है, तो राजस्थान में बहुत सारी चीज चेंजिंग दिखेगी और जो 15 मुखुटे चेंज करेगी बीजेपी, तो उसमें जयपुर भी होगा और जयपुर ग्रामीण भी होगा और अलवर भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी जो आपको अभी दिख नहीं रही है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत कशमकश चल रही है। और वसुंधरा जी ने तो अपने बेटे को लिए पार पा ही ली, वो तो उनको तो टिकट दे नहीं है, नहीं तो वो करेंगे, मैं तो तैयारी करना शुरू कर दिया। और जिस प्रकार से वो मीटिंगों में आई है, कोर कमेटी की बैठक में बैठ करके जो मुख्यमंत्री जी के घर पे खाना भी खाया और बहुत सारी चीजें बातचीत करके दिल्ली में भी मौजूद है, तो देखिए बीजेपी में तो कुछ बदलाव आ रहा है। अब जानू जी तो जिनके साथ घूम रहे हैं वही वहां पर विवादित बने हुए हैं आजकल। तो श्री माधोपुर में धन्यवाद यात्रा सबसे पहले होने वाली है, आपके यहाँ क्या होगा, विरोध होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि हिसाब किताब देना पड़ेगा, वहां पर बताना पड़ेगा ना कि भाई हम इस तरह से ये पानी का समझौता करके आए। और जिस प्रकार से विधानसभा में जो कुछ बोला जा रहा है खट्टर के माध्यम से, वो बड़ी स्थिति अच्छी नहीं करने वाली है। हाँ, आप भले कुछ भी कहें, सत्ता में होने के बाद व्यक्ति के पास पावर होती है तो दबाने का प्रयास करता है। अब कितने दब पाएगा, नहीं दब पाएगा, क्योंकि श्री गंगानगर में जिस तरह का करणपुर में देखा, मंत्री बनाने के बाद भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो देखिए चुनाव से आते आते क्या कुछ हो जाए, अभी चिंता का विषय अमित शाह के पास यही है। अभी 9 लोकसभा क्षेत्र घूम के गए, अगर 9 लोकसभा क्षेत्र में अगर समझदारी से कुछ करेंगे और कुछ बदलाव करने की स्थिति बनेगी। जेपी नड्डा की तो वही स्थिति है जो खड़गे साहब की है, जो वो तो वहां पे भी वही है, तो यहाँ पे भी यही है, ऐसी स्थिति है। तो मैं मान के चलता हूं कि राजनीति में लोकल स्तर पर नेता कमजोर हो गए हैं, केंद्र के अनुसार सारा निर्णय हो रहा है। पहले भैरू सिंह जी होते थे तो वो कहते थे निर्णय हम करेंगे, केंद्र की नहीं मानेंगे। अब ये राज्य का नेता कोई कहने की स्थिति में नहीं अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को कि हम राजस्थान में इनको खड़ा करना चाहते हैं और हम दमदार तरीके से जिता करके तो भेज सकेंगे। जो पहले कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी, कांग्रेस के नेताओं को आला कमान से मिलने का मौका नहीं मिलता था, उनसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता था, उनसे मिल नहीं पाते थे, आज वही हालात बीजेपी के हो गए हैं। तो क्या ये सत्ता की मजबूरी है? क्या ये जब आप चरम सत्ता में होते हैं तो वाकई में टाइम मैनेजमेंट, टाइम क्राइसिस होता है? ये तमाम सवाल है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार अपने बूथ स्तर तक के वर्कर के साथ भी मीटिंग्स कर रहे हैं, जैसे कि श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा कि लोकसभाओं का दौरा कर चुके हैं अमित शाह, आने वाले दिनों में और करेंगे, प्रधानमंत्री की यात्राएं भी होंगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि आज हमारे प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाएं, आपके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के हालात आप हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, अपनी राय दें और हमारे पैनलिस्ट से अपने सवाल करें। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।